अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। दिस इज़ मुख्तार सर विद द टॉपिक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान में कौन सी चीज़ें लाई गई, व्हाट आर द चेंजेस विच टुक प्लेस इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला चैप्टर जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी विल कंप्लीट दिस वेरी चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स एंड दिस इज पार्ट नंबर 1। और इंट्रोडक्शन में आपको बता देते हैं कि ये जो हिंदुस्तान है, अगर हम देखें 1947 15 अगस्त को ये जब आज़ाद हो जाता है, तो उसके बाद 1950 में 26 जनवरी, याद रखेंगे आप, 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के ज़रिए से, जिसका हेड भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, लाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको एनफोर्स किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लाया इंडियन रिपब्लिक में। तो ये 26 जनवरी था, इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो पहले हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1952 में फर्स्ट जो इलेक्शंस हो जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो थी वो लीड रोल में आ जाती हैं, और उनका जो हेड जवाहरलाल नेहरू था, ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये चैप्टर में हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ टुवर्ड्स सोशल इक्वालिटी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, ये एक वो हक है जो सिटीजन्स को दिया जाता है, वोटिंग राइट जिसको हम कहते हैं। When we look at the India after independence, Indian administration, the Constitution of India gave right to every single citizen, rich, poor, छोटा बड़ा, अमीर, गरीब, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, उसको हक दिया गया कि आप वोट कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट डे अमेरिका, यूके जैसे कंट्रीज़ में उस वक्त नहीं था। बहुत सारे लोग उन कंट्रीज़ में, जैसे पुअर, वुमेन्स, और उनको बिल्कुल हक नहीं दिया जाता था, वोटिंग राइट उनको नहीं दिया जाता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन गिव दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू इट्स सिटीजन्स। ये एक लैंडमार्क था, बढ़िया पॉइंट था। दिस वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सेटअप टुक बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और अमेरिका जैसी कंट्रीज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को हासिल करने के लिए बहुत समय लगा। इट टेक लॉन्ग टाइम टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू एंजॉय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट्स। और इस एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, इसमें अब सिटीजन को हक रहता था कि वो अपनी मनपसंद गवर्नमेंट को आगे लाएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लाएं, जो गवर्नमेंट चला सकते हैं। दूसरा एक अहम पॉइंट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमें देखने को मिला, वो था सेकुलरिज्म। व्हेन वी लुक एट द प्रेजेंट डे इंडिया, आज भी हमें, अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है दिस इज़ अ कंट्री ऑफ न्यूमरस रिलीजन्स रादर, बेसिकली बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्धिस्ट, जैन्स, ज़ोरेस्ट्रियंस। दीज आर द न्यूमरस, दीज आर द नंबर ऑफ रिलीजन्स विच आर देयर इन द इंडिया। ठीक है, एक पॉइंट हमें आपको बताता चलूं, व्हेन ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लिबरेट इंडिया, उनको शक था कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे रिलीजन्स के लोग हैं, अलग कल्चर, अलग तहजीब, तमद्दुन है, ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। लेकिन जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इसके बानी थे, या जिन्होंने हिंदुस्तान को अलग से खड़ा किया, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जिसकी मदद से हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग होने के बावजूद, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग सोच, रिलीजन होने के बावजूद, उनके दरमियान कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली, जो कि ब्रिटिशर समझता था कि यही डिफरेंट रिलीजन्स हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट जब लाया गया, इसमें हर किसी रिलीजन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉइंट था सेक्युलरिज्म, इसके तहत हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी मजहब के फॉलोवर को उसको हक दिया गया कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें, अपने आइडियाज़ को जो है स्प्रेड करें, उसके मतलब इबादत गाहों को वो बना सकता है, किसी भी तरीके से वो अपने मज़हब को बढ़ा सकता है, बना सकता है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये एक
जो है क्या बोलते हैं राइट था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसको बोलते हैं, ये जब दिया गया, इसकी मदद से हिंदुस्तान में रहने वाले अलग अलग मजहब के लोगों को कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तो हिंदुस्तान में हम देख सकते हैं इट इज़ द अमेलगेमेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रखा, जो हम इंडिपेंडेंस के बाद देखते हैं कि वो इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस वेरी पॉइंट एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव इक्वल राइट्स टू ओबे द सेम लॉज। अब लॉ जो इंट्रोड्यूस किया गया उसके सामने सारे हिंदुस्तानी एक थे, अमीर गरीब सारे, किसी रिलीजन की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे, वेल्थ की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दिस वाज द पॉइंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इट वाज नॉट बिफोर इंडिपेंडेंस इन द इंडियन टेरिटरी। हिंदुस्तान जिसको हम कहते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, उस टाइम ये चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के ही तहत हर किसी इंडियन सिटीजन को अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो एजुकेशन हासिल करे, एम्प्लॉयमेंट हासिल करे, पब्लिक जो प्लेसेस हैं वो वहाँ पर जा सके। किसी भी सूरत में कास्ट, रिलीजन, क्रीड, वेल्थ, इसको लेके किसी भी सूरत में कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। अनटचेबल ब्लूज जो है उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और ये चीज़ें हिंदुस्तान के जो ज़मीन से इसको दफा करने के लिए, दूर करने के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट वजूद में आता है। ठीक है सर, इक्वालिटी बिफोर लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद अगर हम इस दूसरी पॉइंट को देखें, सोशल इक्वालिटी, इक्वल राइट्स को अगर हम देखें, सोशल स्टेटस जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक सोसाइटी में, पॉपुलेशन जो पीपल होते हैं जिनको इक्वली सोशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, वो एक अच्छी डेवलप और अच्छी जहनियत वाले कौम की निशानी होती है। जब हिंदुस्तान हम देखते हैं, आज़ादी से पहले वाला हिंदुस्तान जो था, वहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिनके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आया जाता था। उनको बाकी मेन स्ट्रीम पीपल से अलग रखा जाता था, चाहे वो अनटचेबल्स थे या आदिवासी थे या कुछ और लोग थे। इनको मार्जिनलाइज्ड पीपल कहा जाता था। लेकिन अब इन मार्जिनलाइज्ड पीपल को सोशल इक्वालिटी नहीं मिलती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को ख़त्म करके इनको सोशल इक्वालिटी के दायरे में लाया गया। वो अलग चीज़ है कि क्या हम वाकई में इसमें कामयाब हो गए, वो अलग चीज़ है। तो ट्राइबल पीपल, अनटचेबल्स, लोअर कास्ट पीपल, पुअर, ये बाकी जो लोग थे, इनको सोशल इक्वालिटी के दायरे में लाया गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ऐसे वो लोग थे जो सोशल इक्वालिटी से महरूम थे, इनको सोशल इक्वालिटी दी गई। बाद में इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस रखी गई ताकि ये लोग भी आगे आके मेन स्ट्रीम में अपना रोल प्ले कर सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस सोशल इक्वालिटी दीज मार्जिनलाइज्ड पीपल वर प्रोवाइडेड सम दीज concessions in the government jobs, reservations in the government jobs and all that, so that these people also came forward and became the part of the mainstream population। ठीक है सर। इसी तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को बनाने के लिए भी कहा गया ताकि सोशल इक्वालिटी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाके अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। और मेन मकसद था सोशल स्टेटस को कायम करना, सोशल इक्वालिटी को कायम करना, वीकर सेक्शंस को आगे लाना। ठीक है सर। इस तरह से हम देखते हैं कि ये वो चीज़ें थी जो इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान में एक के बाद दीगरी लाने की कोशिश की गई। ठीक है सर। इसके बाद एक और मेन पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इंडिपेंडेंस विच इंट्रोड्यूस्ड ऑन द इंडियन लैंड्स वर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। क्योंकि अब स्टेट और सेंटर को दोनों को एक साथ आगे आना था। ठीक है, इनको मिलके इंडियन जो यूनियन था इसको बनाना था। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बहुत ही ज़रूरी था। अब इन चीज़ों के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। अब उसको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाए जाते हैं। ठीक है सर, कानून बनाए जाते हैं। अब ये पहला जो हिस्सा था इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम पहला सब्जेक्ट कहते हैं, उसको बोला जाता था यूनियन लिस्ट। वो सारे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में थे उनके ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता था। उसके बाद स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर कानून स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती थी।
उसके बाद तीसरा था कंकरेंट लिस्ट। ये वो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर कानून बनाने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी था और स्टेट गवर्नमेंट को भी था। इससे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ पावर हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन पावर हो गया, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल, इवन प्रेजेंट डे वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक अप एवरी सिंगल थिंग विच वी नीड टू बी देयर इन द ग्रास रूट लेवल, वो नहीं दे सकते हैं। फॉर दैट वेरी थिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसेंट्रलाइज्ड देयर पावर, डिवीजन पावर जो किया जाता है, इसकी मदद से ग्रास रूट लेवल तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की जाते हैं जो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं कि हमारे सिटीजन्स को मिलें। सो हम याद रखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 अलग अलग टाइप्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। अब ये डिवीजन ऑफ पावर क्यों जरूरी था, टू एडमिनिस्ट्रेट द इंडिया प्रॉपरली इफेक्टिवली, ताकि हर सिटीजन को अच्छी तरह से रखा जाए, इस वजह से ये डिवीजन ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद एक और चीज़ वो थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। अगर आप देखें व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आज़ादी से पहले ही हिंदुस्तान में उथल पुथल मच चुकी थी कि क्या हम इंग्लिश लैंग्वेज को आगे ले जाएं। बहुत सारे महात्मा गांधी या ये हमारे थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो लोग थे, ऐसे लोग थे, वो पूरी तरह से चाहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को छोड़ के अगर हम गांधी की बात करें, वो पूरी तरह से चाहता था कि ये इंग्लिश लैंग्वेज हिंदुस्तान की लैंड से दफ़ा कर दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे रीज़न इसके पीछे थे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हिंदी नहीं बोल पाते थे। जब कांग्रेस ने एक बार ये डिसाइड कर लिया था कि हम हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे, तो बहुत सारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे उन्होंने इसका विरोध किया और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इस धमकी तक पहुंच गई कि अगर आपने हिंदी को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया तो हम हिंदुस्तान से अलग हो जाएंगे। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच का जो चक्कर था ये बहुत देर तक चला। अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। और इसके बाद स्टेट टू स्टेट जो कन्वर्सेशन होती है वो इंग्लिश में रखी गई, और इसके बावजूद हर एक स्टेट को ये इख्तियार दिया गया कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो अपनी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश को रखे। और इसके अलावा जो 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई, और इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी एक दर्जा दिया गया ताकि वो अपना जो काम वहाँ का है, जो रेवेन्यू सिस्टम्स को रखना है, वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट को कोई चीज़ देनी है या कन्वर्सेशन करनी है, कोई लिखा पढ़ी करनी है, तो इट शुड बी इन द इंग्लिश। ठीक है सर, ये चीज़ें रखी गई। और हम ये कहेंगे कि अंग्रेज़ जाने के बाद इंग्लिश यहाँ से हम नहीं निकाल पाए। बहुत सारा इसके साथ क्रिटिसिज्म हुआ ऑफिशियल लैंग्वेज का, इंग्लिश को बाहर निकालने का, लेकिन हिंदुस्तान इतनी ज़्यादा इंग्लिश को अडॉप्ट कर चुकी थी, यहाँ के लोग जो थे इसको इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर चुके थे कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाला गया। और इन दोनों लैंग्वेजेस के अलावा, इंग्लिश और हिंदी के अलावा, वहाँ पर 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमारी कश्मीरी भी आती हैं। अगर हम आज़ादी के बाद देखें कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ें हमने हासिल की, उसमें था कि हमने इलेक्शंस के ज़रिए से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो हम चाहते थे। ठीक है सर, अल्टीमेटली ये जो वोटिंग सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो एक अच्छा खासा लैंडमार्क हिस्ट्री में माना जाता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंट्रोड्यूस किए गए। पंचायती राज कायम करवाने की कोशिश की गई। ठीक है सर, और इसके अलावा सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ जो हैं वो भी वजूद में लाई गई। इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत हद तक डेवलप करने की कोशिश की गई। तो दीज वेयर सम इम्पॉर्टेंट, मैं नहीं बोल सकता था कि इनमें 100% सक्सेसफुल हम हो गए थे, लेकिन कुछ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में इंडियन गवर्नमेंट बहुत हद तक जो है कामयाब हो गई। रेगुलर इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो गए। जो पीपल्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं, उनको मौका मिला इस आज़ादी के बाद कि अपनी गवर्नमेंट को बना सकें, जो कि आज़ादी से पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन कुछ फेलियर्स भी, कुछ ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिले। एक ये था कि
इंडियन डेमोक्रेसी जो थी ये बहुत सारी प्रॉब्लम में इस वजह से भी पड़ी क्योंकि बहुत सारे इलेक्शंस में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत अच्छा खासा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ने लगा। अच्छा, इसके बाद जो है करप्शन बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज़ादी के बाद ये एक ज़बरदस्त एक प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। पॉलिटिकल ग्रुप्स जो वजूद में आए उन्होंने रिलीजन, सेंटिमेंट्स या ऐसी चीज़ों का नाम लेके अपने वोटर्स को वर्गलाया, जिसकी वजह से करप्ट या बेईमान लोग जो है इलेक्ट होके गवर्नमेंट में चले गए और ईमानदार लोग जो थे वो पीछे रह गए। तो ये इस तरह से बनने वाली डेमोक्रेसी जो है वो एक सही ट्रैक में डेवलप नहीं होती है, जो कि हिंदुस्तान में देखने को मिला कि इतना सारा समय, इतना सारा सैक्रिफाइस करने के बावजूद भी हम इस हद तक नहीं कामयाब हो गए कि हम हिंदुस्तान में अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन को ला सके, जो करप्शन फ्री हो या जो बाकी सारी चीज़ों से दूर हो, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही नहीं होते हैं। ठीक है सर। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस के बाद हमें देखने को मिली वो थी रेफ्यूजीज़ की, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दीज थिंग्स, वी हैव रीड दीज थिंग्स इन डिफरेंट बुक्स दैट आफ्टर पार्टीशन सो मेनी पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम बोथ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो दो कंट्रीज जो बनी थी आज़ादी के दौरान 1947 के दौरान हज़ारों लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ गए। अब हिंदुस्तान में जो लोग आए, दिल्ली में जिन्होंने अपना घर बनाया, तिलक नगर या बाकी सारी वहाँ पर जो बस्तियाँ बनाई गई, रेफ्यूजी कॉलोनीज बनाई गई, उनके लिए घर या उनके लिए जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली थी। कम्युनल वायलेंसेस ये बहुत अच्छी खासी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं बनी उस वक्त ये सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को जो है प्रॉब्लम्स हुई या हज़ारों लोग मारे गए कम्युनल वायलेंस के वजह से। इसके अलावा रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी, जिनको रहने के लिए हम पहली ऑल ऑफ अ सडन जो हम कह सकते हैं उनको हम शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम, कम्युनल वायलेंस की प्रॉब्लम, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम, ये कुछ प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंस के साथ ही हमने देखी वहाँ पर। ठीक है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटोग्राफ में कि किस तरह से नई नई बस्तियाँ रेफ्यूजीज़ के लिए बनाई गई और वहाँ से यहाँ पर फ्लाइम या लोगों का आना जाना किस तरह से चलता था। इसके बाद ना एक और ज़बरदस्त प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंस के बाद हमें देखने को मिली वो ये थी कि जब 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान अलग कर दिया गया, इसको बनाया गया, आज़ाद हो गया, 3 अलग ऐसे जगहें थी हिंदुस्तान में जो आज़ादी के टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन या अंग्रेज़ों ने जिस हिंदुस्तान को बांटा था वो उसमें नहीं थे। इसमें पहला था हैदराबाद 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान की इंडियन यूनियन में नहीं आया। जूनागढ़ भी इसमें नहीं था और कश्मीर भी इसमें नहीं था। तो इन तीनों जगहों को इंडियन यूनियन में लाने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इन 3 जगहों के अलावा हमारे पास कुछ फ्रेंच और पुर्तगाली कॉलोनीज भी हिंदुस्तान में थी जो अभी तक हिंदुस्तान में या इंडियन यूनियन में नहीं थी। जो न्यूली बॉर्न ये कंट्री थी इंडिया, इसमें हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और वो कॉलोनीज जो कि फ्रेंच या पुर्तगाली पावर में थी वो हिंदुस्तान की यूनियन में ही थी, इंडियन यूनियन में नहीं थी। इनको लाने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें हिंदुस्तान को करनी पड़ी और इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वल्लभ भाई पटेल। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं पहले हिस्से की, दैट इज कश्मीर। अगर हम कश्मीर को देखें, महाराजा हरी सिंह उस वक्त यहाँ पर उसका हेड बना हुआ था। जब कबायली हमला हो जाता है हिंदुस्तान इस कश्मीर के ऊपर अक्टूबर 1947 में, ठीक है सर, उसी टाइम पे महाराजा हरी सिंह जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनसे मदद मांगता है और इस मदद के बदले में वो एक ट्रीटी साइन करता है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का नाम दिया गया था। इसके बाद ही हिंदुस्तान में पहली बार इंडियन ट्रूप्स पहुंच जाते हैं और जहाज़ों से उतरते ही एयरपोर्ट पे वो कबायलियों के साथ जंग में जुट जाते हैं। इसके बाद 1948 में जूनागढ़ में इलेक्शन करवाए गए, दूसरा हिस्सा था जो अभी हिंदुस्तान में नहीं आया था। हाँ, यहाँ पर इलेक्शन करवाए गए। अब इस इलाके में ज़्यादातर लोग जो थे वो हिंदू थे और उन्होंने वोट इन फेवर ऑफ हिंदुस्तान के दिए। इस वजह से जूनागढ़ भी 1948 में हिंदुस्तान इंडियन यूनियन में आ जाता है। उसके बाद हैदराबाद के ऊपर बाज़ाब्ता चढ़ाई की जाती है। वहाँ पर जहाज़ों को, जो उस वक्त डकोटा हुआ करते थे, ट्रूप्स को ले जाया गया। जो
वल्लभ भाई पटेल के हुक्म के ज़रिए से और वहाँ के ये जो नवाब थे उसको धमकाया गया और अल्टीमेटली हैदराबाद भी अल्टीमेटली इंडियन यूनियन में आ जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से एक एक करके जो है सारे जो ये इलाके थे पुर्तगाली और उनको छोड़ के जो वहाँ आगे डिस्कस करेंगे वो हिंदुस्तानी यूनियन में आ जाते हैं। एक और प्रॉब्लम अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि आज़ादी से पहले जब हिंदुस्तान आज़ादी के नज़दीक जा रहा था बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, क्योंकि हिंदुस्तान में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं वो चाहती थी कि आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में हर एक लिंग्विस्टिक जोन को अलग कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, और कांग्रेस ने उनको वादा भी किया था। लेकिन इंडिपेंडेंस के दौरान 1947 के दौरान जो ये कम्युनल वायलेंसेस हुई, रिलीजन को लेके जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम जो उस वक्त उठा, तो आज़ाद होने के बाद कांग्रेसी लीडर्स जिनमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे, वो डर गए कि अगर हमने लैंग्वेज के ऊपर अपनी कम्युनिटी को अलग कर दिया, स्टेट्स बनाए, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तान बन जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने आज़ादी के बाद फौरन जो वादा था इस लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ को अलग करने का वो उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज सामने आए और उन्होंने अलग स्टेट्स के लिए डिमांड जो है कस दी और उन्होंने कोशिश कर दी। और हम देखते हैं कि जब पहली बार हिंदुस्तान में पूरी तरह से जो एक शिद्दत के साथ एक लिंग्विस्टिक जोन बनाने की कोशिश की गई वो थी आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जो आज़ादी के बाद वजूद में आया था। लेकिन इसको हासिल करने के लिए, आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए बहुत कोशिशें की गई और इसमें एक जान भी चली जाते हैं। नाम था उस बंदे का पोटी श्रीरामुलु, इसका ये एक बंदा था जिसने ये कहा कि अगर आप आंध्र प्रदेश को नहीं बनाते हैं, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी इससे इसको अलग करके एक अलग स्टेट नहीं बनाते हैं, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ही डिसाइडेड टू वेंट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ, और 58 दिन तक भूख के रह के 15 दिसंबर 1952 को ये बंदा मर जाता है। और इसके मरने के साथ ही इस शिद्दत अलग आंध्र प्रदेश की जो है वो शिद्दत बढ़ जाती हैं और कांग्रेस और प्रॉब्लम्स जो इसको फेस ना करे, कांग्रेस जो अल्टीमेटली ये डिसाइड कर देता है कि हमें आंध्र प्रदेश को बनाना होगा। और द कांग्रेस वाज फोर्स टू क्रिएट आंध्र प्रदेश। इट केम टू एन एग्जिस्टेंस इन अक्टूबर 1952। 15 दिसंबर 1952 को ये पोटी जो श्रीरामुलु जो है वो मर जाता है और अगले साल अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश वजूद में आ जाता है। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं पोटी श्रीरामुलु की। इसके मौत के बाद ही आंध्र प्रदेश वजूद में आ जाता है। तो दिस वाज द पार्ट नंबर 1 ऑफ द टॉपिक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और दूसरे पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।